जब से अरसलान हॉस्टल से वापस आया था, मरियम उससे छुपती फिर रही थी। वो जहाँ कहीं भी होता फौरन उससे बचकर निकल जाती थी या फिर अपने कमरे में बैठकर कमरे को अंदर से लॉक कर लेती। क्योंकि 2 साल हॉस्टल में रहने के बाद अरसलान की हरकतें पहले जैसी शरीफों वाली बिल्कुल भी नहीं रही थीं। पहले तो उसके आने पर मरियम बड़ी गर्मजोशी से उससे मिलती थी, लेकिन जिस तरह जरा सा दुपट्टा ऊपर को सरकते ही अरसलान की नज़रें उसके वजूद पर जाती, ये देखकर मरियम कुछ बेचैन हुई थी। और शाम तो उसका शक और भी बढ़ गया जब एक शाम वो बाहर लॉन में बैठकर झाड़ू लगा रही थी। दुपट्टा बार बार झाड़ू से अटक रहा था, तो उसने वहीं चेयर पर रख दिया। बार बार उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे घूर कर देख रहा है। किसी की बेबाक नज़रें उसके वजूद के आर पार हो रही हैं। जैसे ही मरियम ने सर उठाकर आसपास देखा, सामने बालकनी में खड़ा अरसलान बड़ी बेबाकी से उसके सीने की तरफ देख रहा था। जो फ़िरौक उसने पहन रखा था उसका गला भी काफ़ी गहरा था। डरते डरते उसने फ़ौरन से दुपट्टा अपने आसपास लपेट लिया। ये देखकर अरसलान फ़ौरन उसके पास चला आया। कहने लगा, मरियम ये क्या तरीका है? क्या मैं कोई गैर हूँ? बचपन से हम दोनों एक साथ इस घर में रहते हैं, फिर खुद को यूँ क्यों छुपा रही हूँ जैसे मैं कोई सड़क छाप लोफर हूँ? जैसे तुमसे ज़्यादा हसीन लड़की मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ना देखी हो। लड़कियां यूं यूं मेरे सामने कदमों में गिरती हैं, समझी तुम? लेकिन मरियम कुछ भी नहीं बोली, बस चुपचाप घर के अंदर भाग गई। ये बात अरसलान भी नोट कर चुका था कि मरियम उससे अब कुछ ज़्यादा ही कतराती फिर रही है। उस दिन मरियम कपड़े धोने के बाद उन्हें छत पर सुखाने आई थी। कपड़े धोते हुए उसके अपने कपड़े भी काफ़ी गीले हो चुके थे। फिर गर्मियों के दिन थे, कपड़े भी बारीक थे और दुपट्टा भी उसने कंधे पर डाल रखा था। अपने ध्यान में कपड़े सुखाते हुए उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि अरसलान उसके पीछे खड़ा है। जैसे उसे आसपास सिगरेट का धुआं फैलता हुआ महसूस हुआ, तो उसने खांसते हुए पलटकर पीछे देखा था। अरसलान पीछे ही दीवार से टेक लगाए खड़ा उसे बड़ी ही खतरनाक नज़रों से देख रहा था। हड़बड़ाते हुए उसने जल्दी से दुपट्टा खुद पर ठीक करते हुए कहा, अरसलान भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको कुछ चाहिए था क्या? लेकिन वो सिगरेट मुंह में दबाए चलता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर कहने लगा, मैं देख रहा हूँ, जब से वापस आया हूँ तुम मुझसे बड़ी कतराती फिर रही हो, वरना 2 साल पहले तो हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। अब तुम्हारे सब बदलाव की क्या वजह है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर वो अपना सर झुका गई, फिर बड़ी मासूमियत से कहने लगी, मम्मी ने कहा था कि अब हम लोग बच्चे नहीं रहे, आप भी जवान हो गए हैं और मैं भी। अब हमें अपनी अपनी हदों में ही रहना चाहिए, बस इसीलिए मैं आपसे दूर रहती हूँ। अरसलान तब तक उसके पूरे वजूद की खूबसूरती का जायजा ले चुका था। सांवली रंगत वाली मरियम, जिसके नए नक्श उसे कुछ खास नहीं लगते थे, लेकिन वो भरपूर फिगर रखती थी कि देखने वाले के जज्बात भड़क उठें। हॉस्टल में आवारा लड़कों के साथ रहते हुए उसने अपना दिमाग बेतहाशा खराब कर लिया था, और अब घर आते ही जब उसे अपनी हमउम्र जवान लड़की दिखाई दी तो भला कैसे वो खुद पर कंट्रोल रख पाता। जैसे ही मरियम वहां से जाने लगी तो अरसलान उसका हाथ पकड़ चुका था। कहने लगा, कहाँ जा रही हो? प्लीज़ 2 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मरियम कहने लगी, जी बोलिए, क्या बात करनी है? वहीं छत पर स्टोर रूम भी मौजूद था। वो जल्दी से स्टोर रूम की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा कि स्टोर रूम में मेरा कुछ सामान पड़ा है, तुम स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलो, मुझे मेरा सामान ढूंढने में मेरी मदद करो। वो जल्दी से स्टोर रूम की तरफ आई, दरवाज़ा खोलकर अंदर गई और कहने लगी, बोलिए, क्या ढूंढना है आपको? लेकिन अरसलान तो कुछ और ही सोचकर बैठा हुआ था। अंदर आते ही वो स्टोर रूम को अंदर से लॉक कर गया, फिर आगे बढ़कर उसे कंधों से पकड़ लिया। मरियम बुरी तरह से कांपकर कहने लगी, छोड़ो मुझे, क्यों पकड़ा आपने? जाने दो मुझे। लेकिन वो उसे कंधों से थामकर पीछे रखी एक पुरानी सी अलमारी के साथ लगाकर कहने लगा, बिल्कुल चुप, कोई और आवाज़ नहीं। इस कमरे में मेरे और तुम्हारे बीच जो कुछ भी होगा, तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। अगर तुमने बताने की कोशिश की तो फिर देखना। मरियम बुरी तरह डर चुकी थी। शुरू से लेकर अब तक अरसलान सिर्फ और सिर्फ उसकी काली रंगत का मजाक ही उड़ाता आया था। हर बार उसे काली कलूटी कहकर चिढ़ाता रहता था। वो अगर रोते हुए अरसलान की माँ को शिकायत करती तो वो ये कहकर बात को रफा दफा कर देती, भाई जब काली हो तो काली कलूटी ही कहा जाएगा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? सच्चाई का सामना करो और अब जाओ यहाँ से। बार बार ये बेकार की शिकायतें लेकर मत आया करो। इससे पहले कि अरसलान कोई गुस्ताखी करता, तभी छत पर किसी के आने की आवाज़ें आने लगीं।
ये आवाज़ें सुनकर अरसलान एकदम से बुरी तरह से घबरा चुका था। उसने जल्दी से मरियम को जोर का धक्का दिया। मरियम अपना बैलेंस न रख सकी और सीधा फर्श पर जाकर गिरी, जहां पर कुछ टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा था। गिरने से उसे बाजू और हाथों पर चोट भी लग चुकी थी, लेकिन अरसलान वहां से फौरन निकल गया। वो इतनी फुर्ती से निकला कि तबस्सुम बेगम ने उसे नहीं देख पाया। रोते हुए जब मरियम स्टोर रूम से बाहर निकली, तबस्सुम बेगम के माथे पर बल पड़े थे। उसे बाजू से झंझोड़कर कहने लगी, क्या हो रहा था यहाँ पर? ये तुम ऐसे लड़खड़ाकर क्यों चल रही हो? बताओ। उनके माथे पर बल पड़ चुके थे। मरियम डरते हुए कहने लगी, वो मैं स्टोर रूम में कुछ सामान ढूंढ रही थी तो कुछ सामान से टकरा कर गिर गई, इसी वजह से चोट लग गई। वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियाँ उतरती हुई अपने कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन तभी किसी ने बड़ी सख्त पकड़ से खींचकर अपनी तरफ किया था। इससे पहले कि होठों से चीख निकलती, अरसलान उसके होठों पर हाथ रख चुका था। कहने लगा, चुप, बिल्कुल चुप। खबरदार जो तुमने किसी को बताने की कोशिश की जो कुछ ऊपर स्टोर रूम में हुआ, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अपनी जबान बंद रखोगी तो ही जी सकोगी, वरना गाड़ी में डालकर दूर फेंक आऊंगा। मरियम तो शुरू से ही बेहद डरपोक टाइप की लड़की थी। उसकी धमकी पर फौरन हाँ में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज़ आप छोड़ दें, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन जानबूझकर अरसलान ने उसे रोता हुआ देखकर उसके जख्म को और दुखा दिया था। जोर से दबाकर कहने लगा, हाँ हाँ शाबाश, गुड। अब यहाँ पर खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। वो फौरन भागते हुए अपने कमरे में आ चुकी थी। कमरे में सामान समेट रही शहनाज जी ने जब अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो वो भी बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? और ये हाथ से खून क्यों निकल रहा है? डरी हुई तो वो काफ़ी थी। शहनाज बेगम भी ये जानती थी कि बचपन से लेकर अब तक उनकी बेटी सबसे ज़्यादा अरसलान से डरती है, लेकिन आज इस हालत में वो उनके सामने थी तो वो और घबरा गई। कहने लगी, क्या हुआ है, बताओ मुझे। तो मरियम ने रोते हुए अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। कहने लगी, अम्मी, वो अरसलान मुझे कह रहा था कि किसी को कुछ मत बताना, वरना दूर फेंक आऊँगा। शहनाज बेगम का सारी बातें सुनकर हाथ सीधा अपने कलेजे पर गया था। अरसलान की हरकतें तो उन्हें खुद भी अच्छी नहीं लग रही थीं। एक तो माँ बाप के बेकार के लाड प्यार और दूसरा शहर के हॉस्टल वाली ज़िंदगी ने उस लड़के को कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया था। लेकिन अब उन्हें अपनी बेटी की फिक्र होने लगी। एक तो वो वैसे ही उसकी सांवली रंगत की वजह से परेशान रहती थीं। मरियम की उम्र अभी अभी 18 साल हुई थी, लेकिन वो आम लड़कियों से ज़्यादा ही कमज़ोर, दुबली पतली, नाजुक सी थी। लेकिन अपनी माँ की तरह उसका फिगर भरपूर था। वो तो शुरू से ही उसे यही समझाती रहती थी कि मरियम, हमेशा खुद को छुपा कर रखा करो, दुपट्टा सही से लिया करो। उन्हें ये परेशानी सताती रहती कि आज के ज़माने में तो अच्छी भली शक्ल सूरत वाली पढ़ी लिखी लड़कियां रिश्तों को देखते देखते बूढ़ी हो रही हैं। उनकी बेटी का रंग तो फिर सांवला था और कुछ खास पढ़ी लिखी भी नहीं थी। भला वो कैसे उसकी शादी कर पाती? लेकिन अब अरसलान की इस हरकत पर वो सोच चुकी थी कि जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता देखकर अपनी बेटी को विदा कर देंगी। उस शाम जब अरमान साहब घर आए तो सभी लोग मिलकर खाना खा रहे थे, लेकिन शहनाज बेगम और मरियम दोनों किचन में खाना बनाने और सर्व करने में लगे हुए थे। जब से शहनाज बेगम के शौहर की डेथ हुई थी, वो और उनकी बेटी मरियम इस घर में तबस्सुम जी और उनके बच्चों की नौकरानी बनकर रह चुकी थीं। बात बात पर ताने मिलते और बातें सुनने को मिलती थीं, और बेचारी मरियम हमेशा की तरह डरपोक उनकी बातें सुनती रहती। मौका पाकर जब शहनाज बेगम ने अरमान साहब को अकेला देखा तो कहने लगी, भाई साहब, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो शहनाज, पैसे चाहिए क्या? तो वो फ़ौरन नामे सर हिलाकर कहने लगी, नहीं भाई साहब, पैसे नहीं चाहिए। बस मैं चाहती हूँ कि अब मेरी बच्ची खैरियत से जवान हो गई है तो बस जल्द से जल्द उसके हाथ पीले कर दूँ। आपकी नज़र में कोई अच्छा सा रिश्ता है तो बताइएगा। कमरे से निकलता हुआ अरसलान भी शहनाज जी की ये सारी बातें सुन चुका था। फ़ौरन भवें उचकाकर कहने लगा, अच्छा बेटा, घर में पका फल अभी तक मैंने चखा नहीं और ये मैडम उसे बाहर किसी और को देने का सोच रही हैं। ना चाची ना, जिस चीज़ पर एक दफ़ा मेरी नज़र आ जाए मैं उसे अपने हाथों से कैसे जाने दूँ। बड़ी आई शादी करवाने वाली। अरमान जी के माथे पर बल पड़े कहने लगे, अरे शहनाज, बच्ची की उम्र ही क्या है, अभी थोड़ा सब्र कर लो।
कोई बात परेशान कर रही हो तो बोलो। लेकिन शहनाज जी कुछ भी नहीं बोली, बस हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगी, भाई साहब बस आप मुझ पर ये आखिरी एहसान कर दें। मैं अपने जीते जी अपनी बेटी को उसके घर का करना चाहती हूँ। खैर अरमान जी चुप हो गए। कहने लगे, ठीक है फिर मैं देखता हूँ कोई अच्छा रिश्ता मिलता है तो फिर मैं जल्द से जल्द ही मरियम का रिश्ता पक्का कर दूंगा। कुछ दिन बाद ही रिश्ते वाले घर आ रहे थे। लड़का एक फैक्ट्री में काम करता था। शक्ल सूरत में कोई खास नहीं, मुंह पर चेचक के दाग थे, लेकिन देखने में हट्टा कट्टा मजबूत था। कारोबार भी अपना था, बस देखने में ही कुछ बदसूरत था। जब शहनाज जी ने उस लड़के को देखा तो थोड़ा सटपटा सी गई। कहने लगी, अरे भाभी ये लड़का तो उम्र में कुछ बड़ा नहीं, मुझे तो 30-35 के बीच का लग रहा है। मेरी बच्ची तो बहुत छोटी है। और फिर उसके मुंह पर ये दाग। तबस्सुम जी मुंह बनाकर कहने लगी, हाँ तो तेरी बेटी कौन सी हूर परी है, वो भी तो काली कलूटी है। बात उसके मुंह से ठीक नहीं निकलती। अब क्या तुम्हारे लिए यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन दामाद ढूंढ कर लेकर आएंगे। चुपचाप जो रिश्ता आया है अपनी बेटी को विदा करो और हमारे सर से बोझ कम करो। शहनाज बेगम खामोश हो गई, जबकि कमरे में बैठी मरियम सिसक सिसक कर रोए जा रही थी। थोड़ी देर के बाद शहनाज जी उसे कमरे से बुलाने आई ताकि वो मेहमानों के सामने जाए और उन्हें चाय सर्व करे। माँ को देखते ही वो और भी ज़्यादा रोने लगी। कहने लगी, मुझे शादी नहीं करनी अम्मी, मुझे आपके साथ रहना है। लेकिन फिर अपनी माँ के ज़बरदस्ती कहने पर वो तैयार होकर मेहमानों के सामने आ गई थी। वो लड़का तो मरियम को देखकर उसे देखता ही रह गया था। उसकी रंगत सांवली जरूर थी लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव थी। उन सबको जैसे ही वो चाय सर्व करने लगी तो वहाँ पर उस वक्त अरसलान भी बैठा हुआ था। न जाने उसे क्या सूझी, उसने जानबूझकर अपना पाँव आगे कर दिया जिससे मरियम को ठोकर लगी। चाय का कप सीधा जाकर उस लड़के के पाँव पर गिरा। वो लड़का तिलमिलाकर उठकर खड़ा हुआ था। अरसलान कहने लगा, अरे ओ लड़की ये क्या कर दिया, कभी किसी की गोद में गिरती हो और कभी तुम्हारी चाय किसी बेचारे को जला रही होती है। उसकी इस बात पर फौरन से औरतें अरसलान की तरफ देखने लगीं। इत्तफाक ऐसा था कि तबस्सुम जी और शहनाज बेगम उस वक्त वहाँ पर नहीं थीं। वो दोनों किचन में सामान लेने गई थीं। जब वो लड़का कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा, अरसलान फौरन गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, अरे अरे कुछ नहीं, बस ये ना थोड़ी सी बेवकूफ़ और डरपोक सी है। पिछली बार मेरे कुछ दोस्त आए थे, इसको कहा कि जाओ उनके लिए चाय बनाकर लेकर आओ, लेकिन ये मैडम चाय रखकर जैसे ही घूमी तो ठोकर खाकर सीधा मेरे एक दोस्त के गले में बाहें डालकर गिर पड़ी। जानते भी हैं कितनी शर्मिंदगी हुई थी मुझे, ऊपर से दुपट्टा भी नहीं कर रखा था। अभी आप लोगों के सामने पता नहीं कैसे ये दुपट्टा करके खुद को मासूम दिखा गई है। मरियम का दिल था जैसे धड़कना भूल चुका था। उसने अरसलान की ओर बेबसी से देखा, लेकिन उस लड़के को अब गुस्सा आ चुका था। कहने लगा, चलिए अम्मी, हमें ऐसी लड़की का रिश्ता नहीं करना। जब तक शहनाज जी और तबस्सुम जी निकली, लड़के वाले वहाँ से जा चुके थे और मरियम फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ पूछती रह गई कि बात क्या हुई, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाई। बोलती भी कैसे, उसे उसे अरसलान की धमकी देती निगाहों से बहुत डर लग रहा था। अरसलान कहने लगा, जैसे इसकी करतूतें हैं ना, वो लड़का इसकी शक्ल देखकर ही चला गया। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। शहनाज जी की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। उसके बाद भी कई रिश्ते आए, लेकिन हर रिश्ते को अरसलान कोई ना कोई बात करके भगा देता। अपनी माँ को रोता देखकर, उनकी ख़राब तबीयत को देखकर मरियम ने भी अब हिम्मत बांधी थी। उसने सोच लिया था वो आज अरसलान से दो टूक बात करके ही रहेगी कि आखिर वो चाहता क्या है। यही सोचकर उसने अपने पैरों में चप्पल डाली, गले में दुपट्टा लिया और कमरे से बाहर आ गई। उस दिन अरसलान जब अपने कमरे में कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था तो वो धड़ल्ले से दरवाज़ा खोलकर उसके कमरे में दाखिल हुई। हालांकि डर और गुस्से से वो बुरी तरह कांप रही थी। अरसलान उसे देखकर एकदम हंसकर कहने लगा, अरे आज तो तुम खुद चलकर मेरे कमरे में आई हो। लेकिन वो एक झटके से आगे बढ़कर उसे कॉलर से पकड़ चुकी थी। अपने हाथों से झंझोड़ कर कहने लगी, प्रॉब्लम क्या है आपका अरसलान, क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका। अरसलान उसे अपने यूँ करीब देखकर खुद पर कंट्रोल खोने लगा। अगले ही पल उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा। मरियम को तो जैसे करंट सा लगा, फौरन उसे धक्का देकर खुद से दूर करने लगी। हाथ मत लगाओ मुझे। लेकिन उसे कहाँ खबर थी कि वो खुद अपने आप को उसके जाल में बुरी तरह से फंसा चुकी है।
अब अब अरसलान की पकड़ से निकलना उसके लिए आसान नहीं था। वो उसे कमर से पकड़कर सीधा दीवार से लगा चुका था और फिर कहने लगा, देखो लड़की, इज्जत से अगर विदा होना चाहती हो तो हो जाना, लेकिन उससे पहले मुझे खुश कर दो, मुझे मेरा हक देकर। अरसलान के मुंह से ये बातें सुनकर उसका चेहरा देखने लगी। ये क्या मतलब है आपका? आप कौन सा आपका कौन सा हक है मुझ पर? वो कहने लगा, बचपन से लेकर अब तक तुम मेरी नज़रों के सामने जवान हुई हो और अब वक्त आया है कि तुम्हारे साथ थोड़े से मज़े ले लूं, सिर्फ एक रात के लिए। यहाँ मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे खुश कर दो और उसके बाद जहाँ मर्जी उसके साथ विदा होकर चली जाना, मेरी बला से। ये सारी बातें सुनकर मरियम को लगा जैसे उसकी रूह में किसी ने खंजर घोंप दिया है। उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। अगले ही पल एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसने अरसलान के मुंह पर दे मारा। कहने लगी, थू है तुम पर, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना कज़न कहते हुए। बचपन से लेकर अब तक मैं तुम्हें अपना भाई समझती आई हूँ, लेकिन तुम ऐसी गंदी बात कर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। छोड़ो मुझे, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर ताया जान और ताई जान को बताऊंगी कि तुम कितनी गंदी बातें कर रहे हो मेरे साथ। थप्पड़ की उम्मीद अरसलान को नहीं थी कि छटांग भर की लड़की, जिसे वो अपने सामने कुछ समझता ही नहीं था, वो उसे थप्पड़ मार चुकी थी। अरसलान का गुस्सा एकदम से बहुत बढ़ चुका था। गुस्से के मारे वो उसे बालों से पकड़कर बेड पर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझ पर हाथ उठाओ अरसलान शाह पर, मैं तुम्हारा यह हाथ ही काट दूं। ये कहकर वो उसे बेड पर गिरा चुका था, लेकिन वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। अरसलान ने बहुत कोशिश की उसके वजूद पर अपने जुनून को लुटा सके, बस किसी भी तरह उसे अपने काबू में कर सके। लेकिन मरियम विरोध कर रही थी। वो सोच चुकी थी बस कुछ भी कर गुजरेगी, लेकिन उस इंसान को अपने करीब नहीं आने देगी। जब उसके वजूद तक पहुंचने में अरसलान बुरी तरह हाँफने लगा तो उसे जितना तड़पाओगी ना, मैं उतना ही तुम्हें तकलीफ दूंगा, और वो तकलीफ ऐसी तकलीफ होगी कि तुम मौत मांगोगी और तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। जानती हो मैं क्या करूँगा? अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो ना, तो ठीक है, अपनी माँ की मौत के लिए अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। उसके जबड़ों को दबोचता हुआ वो बोला, और मरियम अंदर से कांप उठी थी। उसे अपने आप से ज़्यादा अपनी माँ की ज़िंदगी प्यारी थी। वो तड़प उठी थी। आप मुझे पाना चाहते हैं ना? उसने अपने आप को एकदम शांत और ढीला करके छोड़ दिया। उसका वजूद ढीला हुआ तो अरसलान भी एक पल के लिए चौंका था। हाँ, अब तुम्हें पाना मेरी जिद बन चुकी है। अरसलान की आंखों में गुस्से और जिद की आग धधक रही थी। ठीक है फिर, मेरे वजूद से अपने आप को सुकून दे लो। मैं उफ तक नहीं करूँगी, लेकिन उससे पहले मुझसे निकाह कर लो। बगैर शादी के मैं आपको अपने वजूद को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। मरियम की बात सुनकर अरसलान एक पल को रुका था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में एक शैतानी चाल चल रही थी। हंसकर कहने लगा, अच्छा निकाह करना है, चलो अभी निकाह कर लेते हैं, इसमें क्या है। ये कहकर वो उसे बाजू से पकड़कर बाहर लेकर जाने लगा। मरियम कहने लगी, छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? लेकिन वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर से बाहर लेकर जा चुका था। शहनाज बेगम तो इस वक्त अपने कमरे में दबा लेकर सो रही थी और तबस्सुम जी भी अपने कमरे में थी। वो सीधा उसे लेकर कोर्ट आया था। कहने लगा, निकाह करना था ना, चलो अभी होगा निकाह, लेकिन अब तुम्हें पाना तो मेरी जिद बन चुकी है। मरियम को समझ नहीं आ रहा था ये लड़का आखिर करना क्या चाहता है। वो कहने लगी, नहीं अरसलान, मैं अपनी माँ की मौजूदगी में ही निकाह करूँगी। आपको अगर मुझसे शादी करनी है तो घर वालों के सामने करें, यूँ छुपकर मैं शादी नहीं करूँगी आपसे। अरसलान हंसकर कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? मेरी माँ कभी भी तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। अगर निकाह करके तुम्हें घर लेकर जाऊँगा ना, तो उन्हें कबूल करना ही पड़ेगा। अब चुपचाप शादी करो मेरे साथ, वरना जानती हो ना, तुम्हें यहीं पर छोड़कर घर चला जाऊँगा, और जब तक तुम घर पहुँचोगी शायद तुम्हारी माँ कहीं और पहुँच जाए। मरियम एकदम से घबरा गई थी, क्योंकि उसे अरसलान से कुछ भी अच्छे की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरसलान ज़बरदस्ती उससे साइन लेकर उससे शादी कर चुका था और हंस भी रहा था। घर आते ही उसने मरियम को देखा, जो बिल्कुल खामोश उसके साथ खड़ी थी। कहने लगा, जाओ, आज रात तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, कल सबके सोने के बाद मेरे कमरे में आ जाना। अगर ना आई तो मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊँगा और तुम्हारी माँ के सामने ही गोल्डन नाइट एंजॉय करूँगा,
और अपनी माँ के सामने, और ये चॉइस तुम्हारी है, अपनी माँ के सामने करवाना चाहोगी या फिर बंद कमरे में अकेले। मरियम खामोश हो चुकी थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो सोच चुकी थी कि जैसे ही उसकी माँ जागेगी तो वो उन्हें बताएगी कि अरसलान ने ज़बरदस्ती उससे शादी कर ली है और वो चाहकर भी फिर कुछ नहीं कर पाएगा। वो कमरे में आई तो उसकी माँ अभी भी बेखबर सो रही थी। वो उनके पैरों की तरफ बैठ गई और उनके पैर दबाने लगी जो बिल्कुल ठंडे हो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके 4 घंटे गुजर गए जब कमरे से तबस्सुम जी उठकर बाहर आईं और बड़े गुस्से से कहने लगी, तुम दोनों माँ बेटी कमरे में बैठकर कौन से दम दरूद करके हम पर फूंक रही हो? कमरे से बाहर नहीं निकलना क्या? खाना किसने बनाना है? क्या कब्र से उठकर वो मरा हुआ बाप आकर बनाएगा? थोड़ी देर आराम करने के लिए क्या लेट गई? तुम दोनों माँ बेटी को भी हर हरामियाँ सूझ रही हैं। मरियम जो अपनी माँ के कदमों में ही सर रखकर सो चुकी थी, ताई जी की आवाज़ पर हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। अपनी माँ को अभी भी सोया देखकर वो उन्हें हिलाने लगी। अम्मी उठें, पहले तो आप कभी इतनी देर तक नहीं सोईं। लेकिन उनका वजूद तो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। वो जल्दी से घबराकर तबस्सुम जी को बुलाने लगी कि ताईजान देखिए अम्मी को क्या हो गया है। फ़ौरन उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टर का कहना था ये तो 5 घंटे पहले ही अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। मरियम को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया तबाह हो गई है। अब तो माँ का साया भी सर से छिन गया था, बाप तो पहले ही जा चुका था। वो चीख चीख कर रो रही थी। तबस्सुम जी तो औरतों को देखकर झूठे मुँह ही सही बस उसे दिलासा ही दिया था, इतना भी नहीं किया कि उसे अपने सीने से लगाकर उसे चुप ही करवा देती। उसकी माँ मनो मिट्टी तले जाकर दफन हो चुकी थी और मरियम बस फूट फूट कर रो जा रही थी। अभी वो अपनी माँ के सदमे से नहीं निकली थी कि तबस्सुम जी तो साफ शब्दों में आकर कहने लगी, देखो भाई, तुम्हारी माँ चली गई है, तुम तो जिंदा हो ना। किचन की जिम्मेदारी तुम दोनों माँ बेटी संभालती थी। अब जाओ जाकर खाना बना लो, भूख लग रही है। वो रोते हुए किचन के कामों में लग चुकी थी। इस बीच अरसलान ने उसके साथ कोई बात करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन ठीक 10 दिन के बाद एक रात जब अरसलान के जज्बात भड़कने लगे, उसके लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो चुका था। मरियम अपने कमरे में बेड पर सो रही थी जब वो चुपके से उसके कमरे में आया था। दरवाज़ा अंदर से बंद करते हुए उसे सोया देखकर उसके पास ही बिस्तर पर आकर लेट चुका था और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर उंगलियां फेरने लगा। अपने चेहरे पर कोई स्पर्श महसूस करके मरियम की आंखें फौरन खुल चुकी थीं। अरसलान को अपने इतने करीब देखकर वो फौरन से उठकर बैठी थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घड़ी इस वक्त रात का 1 बजा रही थी। अरसलान अपनी मदहोशी में कहने लगा, कम ऑन, रात के इस वक्त एक शौहर अपनी बीवी के पास क्या करने के लिए आएगा? आज मुझे मेरा हक दे दो। मरियम की आंखों में एकदम से आंसू आ चुके थे। कहने लगी, नहीं, जब तक आप घर वालों के सामने हमारी शादी के बारे में नहीं बताते तब तक मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी। लेकिन वो उसे खींचकर अपने करीब कर चुका था। कहने लगा, ओ शट अप, तुम्हारी डिमांड सुनने के लिए निकाह नहीं किया था मैंने, अपने आप को सुकून देने के लिए निकाह किया है, समझी तुम? अब चुपचाप जो कहूँगा वो करती जाना, वरना तकलीफ़ और दर्द तो मैं तुम्हें फिर बहुत दूंगा। ये कहकर वो उसके वजूद पर झुक चुका था। मरियम घबरा रही थी। पहली बार कोई मर्द उसके इतना करीब आ रहा था और वहीं अरसलान भी आज तक सिर्फ दूर से ही लड़कियों को देखकर आहें भरता आया था। आज तक किसी लड़की के इस हद तक करीब नहीं गया था। पहली बार एक लड़की के करीब जाते हुए किन किन सावधानियों का ख्याल रखना पड़ता है, उसे इन बातों का कुछ भी पता नहीं था। बिना कुछ सोचे समझे एक ही झटके से वो उसकी नाजुकी में उतरा था। मरियम को लगा जैसे दोबारा उसे दूसरा सांस नहीं आएगा। उसकी सांस उखड़ने लगा। वो एक हाथ उसके मुंह पर तो दूसरा हाथ उसकी धड़कनों पर रखे उन्हें तेजी से मसल रहा था। मरियम की हालत ख़राब होती जा रही थी। थोड़ी देर में अपना हक वसूल करने के बाद वो मरियम से अलग हुआ तो मरियम को देखकर घबरा चुका था। सारा नशा वैसे ही उसके सर से उतर चुका था और अब बिस्तर की रंग बदलती चादर फिर मरियम को यूं बिल्कुल बेसुध सा पड़ा हुआ देखकर उसे लग रहा था जैसे उसके वजूद में जान ही बाकी ना हो। ओ खुदा, कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं ये मरवर तो नहीं गई। वो बुरी तरह से घबरा चुका था। अगर उसे कुछ हो जाता और उसकी हालत उसके माँ बाप देख लेते तो यकीनन उसे भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। वो घबराता हुआ फौरन उससे अलग हुआ, बिस्तर की चादर ठीक की और फिर उसके कपड़े ठीक किए। फिर कंबल उस पर डालने के बाद वो तेजी से निकलता हुआ अपने कमरे में आ गया।
कमरे में आने के बाद उसे बुरी तरह बेचैनी हो रही थी और फिर कुछ सोचते हुए उसने अपने कुछ कपड़े बैग में डाले और फिर शहर जा चुका था। दूसरी सुबह जब उसके फ़ोन पर कॉल आई तो वो बुरी तरह घबरा चुका था, क्योंकि ये कॉल उसके पापा अरमान जी की थी। वो उठकर बैठा। एक बार उसने कॉल काटनी चाही, लेकिन जब बार बार अरमान जी कॉल करने लगे तो उसने डरते डरते फ़ोन उठा लिया था। दूसरी तरफ अरमान जी काफ़ी गुस्से में थे। अरसलान को यही लगा कि ज़रूर मरियम के साथ कुछ हो चुका है, तभी उसके पापा इतने गुस्से में हैं। लेकिन अरमान जी कहने लगे, कहाँ हो तुम? नाश्ते की टेबल पर सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ना तो तुम कमरे में हो ना ही तुम्हारा सामान। कहने लगा, पापा वो बस यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे अचानक बुला लिया गया था। अगर मैं इतनी जल्दबाजी में ना निकलता तो मेरा आज का पेपर मिस हो जाता और मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी निकल आया और आपको भी डिस्टर्ब नहीं किया। अरमान जी कहने लगे, वापस कब आओगे? और अपने बाप की बात सुनकर अरसलान कहने लगा, बस 1-2 महीने लग जाएंगे, उसके बाद आ जाऊंगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। दोपहर के 12 बज चुके थे जब अभी तक मरियम अपने कमरे से ना निकली तो तबस्सुम जी के अंदर फिर से जल्लाद की रूह आ चुकी थी। गालियां बकते हुए कहने लगी, क्या माँ की तरह तू भी अपने कमरे में मर तो नहीं गई? तुझे खबर भी है कि घर के कामकाज भी करने हैं। चल, नाश्ता तो मैंने बना लिया, लेकिन बाकी घर के भी और काम होते हैं। वो धड़ल्ले से दरवाज़ा खोलकर कमरे में आई थी, लेकिन जिस तरह मरियम बिस्तर पर लेटी हुई थी उन्हें और भी गुस्सा आ गया। कहने लगी, देखो तो सही कैसे सो रही है, जैसे यहाँ की महारानी हो। एक झटके से उसके ऊपर से कंबल हटा दिया, लेकिन जैसे ही बिस्तर की हालत देखी और मरियम को देखा तो वो जैसे पत्थर हो चुकी थीं, क्योंकि मरियम ने उल्टी शलवार पहन रखी थी और कुर्ता भी यूं पहन रखा था कि एक बाजू पहना हुआ था और एक उतरा हुआ था। उसके बाद बेड पर लगे दाग देखकर तबस्सुम जी को समझते देर न लगी कि यहाँ पर क्या हुआ है। घबराते हुए कहने लगी, आय हाय, ये क्या कर दिया तूने? क्या हुआ तुझे? लेकिन मरियम तो बिल्कुल बेसुध वजूद ठंडा लिए लेटी हुई थी। वो उसे थपक थपक कर उठाने लगी, मगर उसे होश नहीं आ रहा था। साफ जाहिर हो रहा था कि रात के अंधेरे में उसके साथ कुछ हो चुका है। अरमान जी भी काम पर जा चुके थे और अगर वो उसे अस्पताल लेकर जाती तो बहुत कुछ हो सकता था। नौकरानी को कहकर उन्होंने घर पर ही एक लेडी डॉक्टर को बुला लिया। लेडी डॉक्टर ने जब उसे चेक किया तो कहने लगी, जिस तरह इसकी हालत है ना, ऐसा लगता है कि किसी ने इसके साथ ज़बरदस्ती की है। हमें फ़ौरन इन्हें अस्पताल लेकर चलना होगा और वहाँ पर इनके कुछ टेस्ट करने होंगे। ये सुनकर तबस्सुम जी के माथे पर बल पड़े। कहने लगी, नहीं नहीं, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस इसको दवा दो ताकि ये होश में आ जाए, बाकी ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं। डॉक्टर जब बार बार कहने लगी तो तबस्सुम जी ने 50,000 रुपये निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। फीस मिल गई ना, अब चुपचाप जाओ यहाँ से और अपना मुंह भी बंद रखना। दवा देने के बाद मरियम को होश आ चुका था। अभी भी उसका बदन दर्द से टूट रहा था। रात के होने वाले पल याद करती वो फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन तबस्सुम जी ने जैसे ही उसके रोने की आवाज़ सुनी, फ़ौरन से भागकर उसके कमरे में आई थीं और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। फिर बालों से पकड़कर कहने लगी, चल कलमुही, जल्दी बता, इस कमरे में रात को कौन आया था? किसके साथ मुंह काला करती रही और अब रो क्यों रही है? बोल, किसके साथ ये गुल खिलाए हैं? मरियम को अभी भी बुखार था। रोते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, खुदा के लिए पहले मेरी बात सुन ले। मेरे साथ ये सब कुछ अरसलान ने किया। आप अरसलान से पूछें, क्योंकि उन्होंने मेरी ये हालत की है। अरसलान का नाम सुनते ही तबस्सुम जी को और भी गुस्सा आया। कहने लगी, झूठ बोलती है, मेरे बच्चे पर इल्ज़ाम लगाती है। अरे तुझ जैसी कलमुही को तो वो अपने पैरों की जूती के बराबर भी नहीं समझता। आने दो तुम्हारे ताया को, तुम्हारे इन काले करतूतों के बारे में मैं उन्हें बताती हूँ कि जल्दी जल्दी तुम्हें इस घर से चलता करते हैं। तुम्हें इस घर में और रखा तो न जाने अब क्या क्या झेलना पड़ेगा। वो मरियम को बातें सुनाने के बाद अपने कमरे में जा चुकी थीं। तबस्सुम जी ने अपने कमरे में आने के फ़ौरन बाद अरसलान को कॉल लगाई और फिर गुस्से से फट पड़ी। कहने लगी, तुझे मेरी कसम, बता क्या किया तूने उस लड़की के साथ? इतना तो मैं जानती हूँ कि उस लड़की के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है और हमारे घर में कोई ऐसे मुंह उठाकर दाखिल भी नहीं हो सकता। और तेरा यूं आधी रात को घर से चला जाना मुझे दाल में काला लग रहा है। माँ की डांट सुनकर वो बिल्कुल गुस्से से लाल पीला हो चुका था, लेकिन फ़ौरन खुद पर काबू पाकर कहने लगा, अम्मी कैसे बातें कर रही हो?
मुझे क्या पता क्या हुआ है उसके साथ, और मैं इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों को छोड़कर क्या उसी के साथ मुंह काला करूंगा? मुझे क्या लड़कियों की कमी है? वो किसी तरह अपनी माँ को यकीन दिला चुका था। शाम को जब अरमान जी आए तो उनके आते ही तबस्सुम जी गुस्से से फट पड़ी। तुम्हारी इस बीमार भतीजी को इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। जल्द से जल्द इसे इसके घर का कर दो ताकि हमारी जान को सुकून आए। मरियम जो किचन में थी बातें सुनकर फौरन किचन से निकली। तबस्सुम जी को उससे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो ताया जी के पास आकर उनके घुटने पकड़कर बैठ गई। वो उस वक्त सोफे पर बैठे हुए थे। ताया जान, क्या मैं आपसे जो कुछ कहूँगी आप उस पर यकीन करेंगे? अरमान जी कहने लगे, हाँ बोलो, क्या बात है? आखिर इस घर में चल क्या रहा है? रोते हुए मरियम ने उन्हें सब कुछ बता दिया। कहने लगी, बस अब जो भी जैसे भी हालात में हमारी शादी हुई, लेकिन अब अरसलान ही मेरा शौहर है। ताया जी अरसलान को बुलाएं और उनसे पूछें। मैंने मैंने उनसे कहा भी था कि आप ये कोर्ट मैरिज ना करें, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती घर से बाहर ले गए और मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर ली। ये सब सुनकर तो अरमान जी एकदम पत्थर हो गए थे। ये बात उनके लिए भी हजम करने लायक नहीं थी। भलाई घर में रहते हुए उनका बेटा निकाह करके भी ले आया और उन्हें कानों कान खबर भी ना हुई। कहने लगे, ये क्या बकवास कर रही हो लड़की? अगर ऐसा होता, मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता होता तो वो खुद हमसे कहता, मैं खुद तुम्हारा उसे निकाह करवा देता। भला छुपकर कोर्ट मैरिज करने की क्या तुक बनती है? तबस्सुम जी गुस्से में आकर फिर एक बार उसे बातें सुनाने लगी कि ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं तो कहती हूँ कल ही रिश्ते वालों को बुलाएं और इसी जुम्मे को इससे विदा कर दें। मरियम रोते हुए कहने लगी कि निकाह पर निकाह कैसे हो सकता है? प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें। लेकिन अरमान जी भी उससे मुंह मोड़ चुके थे, क्योंकि उनके लिए भी ये मुमकिन नहीं था कि इस बात पर यकीन कर लेते। धीरे धीरे करके 1 महीना गुजर चुका था। कुछ दिन के बाद लड़के वाले एक बार फिर उसके घर में मौजूद थे। मरियम को ज़बरदस्ती तबस्सुम जी उनके सामने लेकर आई थीं और वो उनसे विनती करती रह गई कि मेरा अरसलान से निकाह हो चुका है, आप क्यों निकाह पर निकाह करवाना चाहती हैं? लेकिन तबस्सुम जी के कहने पर जब ज़बरदस्ती उसे चाय की ट्रे लेकर आने को कहा गया तो वो चाय सर्व करने के बाद किचन में जाने लगी। लड़के की माँ ने उसे अपने पास बैठने को कहा कि तभी सामने रखे खाने के सामान को देखकर मरियम का जी मितलाने लगा। उसे एकदम से उल्टी आने लगी। वो फौरन से उठी थी और भागकर सीधा वॉशरूम में गई। वहाँ बैठी औरतें एक दूसरे का चेहरा देखने लगीं। उसके बाद मरियम का ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो चुका था। वो दीवार का सहारा लेते हुए कमरे से बाहर निकली, लेकिन फिर और आगे नहीं चल सकी और वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। लड़के वालों ने देखा तो आपस में सरगोशियां करने लगे। लगता है लड़की के ऊपर कोई साया है या फिर ये लड़की बीमार थी। तभी हालत तो देखो इसकी, कितनी दुबली पतली और कमज़ोर सी है। यहाँ से चलते हैं, कहीं ये लोग अपनी बीमार भतीजी हमारे गले न डाल दें। अरमान जी उसकी ख़राब तबीयत देखकर बुरी तरह परेशान हो गए। फ़ौरन ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवाई और मरियम को अस्पताल ले गए। तबस्सुम जी तो सारे रास्ते उसे कोसती रही थी कि पता नहीं क्या ड्रामा है इसका। मैं तो कहती हूँ इसके मुंह पर पानी फेंको, खुद ही होश में आ जाएगी। अस्पताल पहुँचने के बाद जब लेडी डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और थोड़ी देर बाद बाहर आई, अरमान जी और तबस्सुम जी को कहने लगी, इनके हस्बैंड कहाँ हैं? तबस्सुम जी फ़ौरन आगे बढ़कर कहने लगी, क्यों, क्या काम है? मैं इसकी ताई और इसके ताया हैं, और ये लड़की तो अभी गैर। इससे पहले तबस्सुम जी बताती कि ये लड़की गैर शादीशुदा है। डॉक्टर आगे कहने लगी, दरअसल ये प्रेग्नेंट हैं और काफ़ी कमज़ोर भी हैं। ऐसा लगता है जैसे सारा दिन बस ये किसी डिप्रेशन का शिकार रहती हैं और इनके खाने पीने का भी ख्याल नहीं रखा जाता। अरमान जी तो एकदम पत्थर बन चुके थे। तबस्सुम जी भी खामोश हो चुकी थीं। डॉक्टर के सामने तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर जैसे ही तबस्सुम जी को थोड़ा होश आया, कहने लगी, ख़त्म कर दो इस बच्चे को, ये नाजायज़ औलाद हमें नहीं चाहिए। मरियम को जब पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो वो रोते हुए ताई जी के आगे हाथ जोड़ने लगी। प्लीज़ ताई जान, ऐसा मत करें, ये आपका ही खून है। मेरे पेट में मौजूद बच्चा आपका वारिस है। प्लीज़ आप अरसलान को बुलाएं और उससे पूछें, हकीकत वही जानते हैं और निकाहनामा भी उन्हीं के पास मौजूद है। जिस तरह वो बार बार अरसलान का नाम ले रही थी, अरमान जी फ़ौरन अरसलान को कॉल करने लगे।
बाप के यूं गुस्से से कहने पर वो उसी शाम को शहर से घर वापस लौट चुका था। माँ बाप को सीरियस देखकर कहने लगा, क्या बात है, सब खैर तो है ना? आप लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? अरमान जी ने फौरन प्रेगनेंसी रिपोर्ट उसके मुंह पर मारी थी। कहने लगे, ये पढ़ो और बताओ ये सब कुछ किया है। अरसलान ने जब रिपोर्ट को देखा तो बुरी तरह हैरान रह गया। यानी मरियम प्रेग्नेंट हो चुकी थी। फौरन अपने आप को संभालते हुए कहने लगा, मुझे क्या पता ये क्या लिखा है इसमें, और ये कैसे हो सकता है? मैं तो पहले ही मम्मी को कहता था इस लड़की को यहाँ से चलता करें। दोनों माँ बेटी ही ऐसी थीं। मरियम को लगा शायद अरसलान सबके सामने उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लेगा। वो फौरन आगे बढ़ी, कहने लगी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने खुद मुझसे शादी की थी ना? बताएं इन सबको कि मैं आपकी बीवी हूँ और ये बच्चा आपका है, ये नाजायज नहीं है। आपने उसी दिन मुझसे शादी की थी ना जिस दिन मेरी माँ की मौत हुई थी। लेकिन अरसलान साफ मुकर चुका था और उसे धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। कहने लगा, बकवास करती हो, झूठी हो, मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही हो। क्या तुम्हारा वो आशिक भाग गया जिसके साथ तुमने मुंह काला किया था, जो अब मुझ पर इस तरह के इल्ज़ाम लगा रही हो? पापा, मैं कसम उठाकर कहता हूँ, मैंने इसके साथ कोई गुनाह नहीं किया। अरमान जी को भी उस वक्त अपने बेटे पर ही यकीन था। कहने लगे, मैं इसी जुम्मे को इसे विदा कर दूंगा, चाहे किसी कबाड़ी का भी रिश्ता मिला तो मैं इसको उस लड़के को सौंप दूंगा। मरियम बेबस होकर अरसलान का चेहरा देखती रह गई। शायद ही उसे ज़िंदगी में किसी से इतनी नफरत हुई हो जितनी इस वक्त उसे अरसलान से महसूस हो रही थी। अरसलान को देखकर उसका दिल चाह रहा था कि वो उसे गोली मार दे। वो सबको यकीन दिला दिलाकर थक चुकी थी कि वो निकाह पर निकाह नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर उसे किसी और के साथ शादी करनी ही है तो पहले उसकी अरसलान से तलाक करवा दें। लेकिन अरसलान को तो उसे ये तकलीफ पहुंचाकर मज़ा आ रहा था। तबस्सुम जी कह चुकी थीं, कल मैं इसे लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, 2 पैसे उसके मुंह पर फेंकूंगी और कहूँगी, ख़त्म करो इस बच्चे को, और फिर चाहे कोई रंडवा बुढ़ा भी मिले तो मैं इसे उसी के साथ विदा कर दूंगी। जानबूझकर मेरे मासूम से बच्चे पर इल्ज़ाम लगाती है। मरियम अब चुप हो चुकी थी। अगले दिन जब तबस्सुम जी उसे डॉक्टर के पास लेकर गईं तो डॉक्टर ने उसे बाहर रोक दिया था। पहला घंटा गुजरा, फिर 2-3 घंटे गुजर गए और मरियम का कुछ अता पता न चला। तो वो उस डॉक्टर को ढूंढने लगी जो मरियम को लेकर कमरे में गई थी। अजीब डॉक्टर हैं आप, इतने इतने बड़े ऑपरेशन को भी इतना टाइम नहीं लगता जितना आपने कुछ दिन के बच्चे को ख़त्म करने में लगा दी। घर भी जाना होता है, मुझे 100 काम होते हैं। अभी तक क्या मरियम फ्री नहीं हुई? ये सुनकर डॉक्टर उसका चेहरा देखने लगी। अरे वो तो 3 घंटे पहले ही जा चुकी है, आपके ही साथ। पता नहीं आप कैसी बातें कर रही हैं। जाइए, हमारा वक्त खराब ना कीजिए। तबस्सुम जी के हाथ पांव ये सुनते ही फूल चुके थे। पूरे अस्पताल में वो उसे ढूंढ चुकी थीं। जिस कमरे में मरियम गई थी वहाँ भी अब कोई नहीं था। पूरा हॉस्पिटल छान मारने के बाद वो ड्राइवर के साथ घर आ चुकी थीं। अरमान जी के घर आते ही उन्होंने यही ढिंढोरा पीट दिया कि जिस आशिक का बच्चा उसके पेट में था उसी कुत्ते के साथ वो भाग गई है। तुम्हारी भतीजी तुम्हारे मुंह पर कालिख थोप कर कैसे मेरे मासूम बच्चे पर इल्ज़ाम लगा रही थी, लेकिन देखा खुद ही उस आशिक के साथ चली गई। अरमान जी को भी गुस्सा आ चुका था। अरसलान भी वहीं मौजूद था। कुछ परेशानी के भाव उसके चेहरे पर भी आए थे। ये तो वो भी जानता था कि मरियम के साथ जो कुछ हुआ था वो सब उसी ने किया था और फिर वो बच्चा भी उसी का था। अरमान जी कहने लगे, अब वो लड़की अगर वापस आई तो मेरे घर के दरवाजे उसके लिए बंद हैं। मेरे लिए मेरे भाई और भावज के साथ वो लड़की भी मर चुकी है। अरसलान पहले तो खुश हुआ कि चलो सर से बला टली, लेकिन उसे क्या खबर थी कि आगे चलकर यही बातें किस तरह उसके गले का फंदा बनने वाली हैं। वो वापस शहर जा चुका था और यही सोच रहा था कि दोस्तों के साथ मिलकर दोबारा से अपनी ज़िंदगी एंजॉय करेगा। इस बार तो उसे औरत के वजूद की ऐसी लत लग चुकी थी कि बस अब कोशिश में रहता था कि यूनिवर्सिटी में उसकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स में से कोई उसके एक इस कदर करीब आ जाए कि बस उसके साथ वो अपने आप को सुकून देता रहे। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ख़त्म हुई। आज उनका यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था। वो अपने दोस्तों के साथ ये आखिरी दिन क्लब में एंजॉय करने वाला था। उसके साथ उसके 3 दोस्त और भी थे। वो सभी क्लब में लड़के लड़कियों के साथ नाच गाने में बिजी थे।
जब 2 घंटे के बाद दो बॉडी बिल्डर टाइप के मर्द, जिनका कद 6 फुट से भी ऊंचा था, उनकी नज़रें अरसलान पर टिक चुकी थीं। अरसलान वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ नशे में धुत नाच रहा था। एक दूसरे को इशारा करते हुए वो दोनों अरसलान के पास चले गए और उसके साथ नाचने लगे। पहले तो अरसलान को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब वो अरसलान को कभी कमर पर तो कभी गर्दन पर छूने लगे और उसके साथ बिल्कुल यूं रवैया रखने लगे जैसे वो लड़की है, तो अरसलान को थोड़ा अजीब लगा। फौरन एक मर्द को धक्का देकर कहने लगा, अबे तूने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझ रखा है क्या, जो इतनी चिपका चिपकी शुरू कर दी? दूर हट मुझसे। लेकिन तभी उसमें से एक लड़के ने अरसलान को गर्दन से पकड़ लिया। म्यूजिक काफ़ी तेज था। वो दोनों लड़के अरसलान को पकड़कर उस क्लब की राहदारी से होते हुए एक तरफ ले जाने लगे, जहाँ पर बहुत सारे कमरे बने हुए थे। अरसलान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ कुछ वो नशे में भी था, लेकिन फिर जो कुछ उसके साथ वहाँ पर हुआ वो उसे मरते दम तक भूलने वाला नहीं था। दर्द क्या होता है, जिल्लत क्या होती है, आज उसे महसूस हो रहा था। जिस अजियत में उसने मरियम को धकेला था, जिस तरह वो बिन पानी की मछली की तरह उसके सामने छटपटा रही थी, ठीक वैसे ही उस वक्त उनके सामने वो छटपटा रहा था। लेकिन उन लोगों की नज़रों में उसके लिए कोई दया नहीं थी। अपना मतलब पूरा करने के बाद उसे यूं ही इस्तेमाल किए हुए टिश्यू पेपर की तरह फेंक कर वो जा चुके थे। जिस तरह की उसकी हालत हो चुकी थी, क्लब के इंचार्ज ने ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था और फिर हॉस्पिटल से सीधा कॉल अरमान जी को की गई थी। अरमान जी एक पल के लिए घबराए थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे को हुआ क्या है। वो यही समझ रहे थे शायद कोई एक्सीडेंट या फिर कुछ चोटें आई हैं। लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचे और अरसलान की हालत देखी तो उनका हाथ सीधा अपने दिल पर गया था। तबस्सुम जी तो झोलियाँ उठा उठाकर उन लोगों को बद्दुआएं दे रही थी जिन्होंने उनके बच्चे के साथ ये सब कुछ किया था। थोड़ी देर के बाद अरसलान को होश आया था तो वो सदमे की हालत में बैठा हुआ था। न कुछ कह रहा था, न कोई हरकत कर रहा था, जैसे उसके दिलो दिमाग पर बहुत बड़ा सदमा लग चुका था। डॉक्टर का यही कहना था, इसे ठीक होने में काफ़ी वक्त लग सकता है, बस आपने इनका ख़ास ख्याल रखना है। खैर वो लोग अरसलान को वहीं से घर ले आए थे। घर आकर भी अरसलान की तबीयत में सुधार नहीं हुआ था। वो अपने कमरे में बंद होकर रह गया था। कभी कभी चीखने चिल्लाने लगता। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और 1 साल गुजर चुका था जब अरसलान वापस रूटीन पर लौटा था। माँ बाप से बात करना तो वो कब की छोड़ चुका था, अब बस काम की बात करता था। इस हादसे के बाद वो काफ़ी चुप चुप रहने लगा था। पहले से ज़्यादा चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो चुका था। किसी भी मर्द को अपने करीब बैठते ही उसकी हालत अजीब सी होने लगती थी। तबस्सुम जी उसके ठीक होते ही अब बार बार ये जिद पकड़ चुकी थी कि बेटा अब शादी कर लो। तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ सो हुआ, लेकिन अब जिंदगी की तरफ तुम लौट आए हो तो हमें भी थोड़ी सी खुशी दे दो, हमें भी पोते पोतियों की खुशी नसीब करवा दो। लेकिन शादी के नाम से अब उसे उकताहट सी होने लगी थी। वो या तो इस टॉपिक को ही बदल देता या फिर वहाँ से उठकर चला जाता। अभी अभी जब अरमान जी ने उसे शादी की बात की तो वो गहरी सांस लेकर रह गया। अपने कमरे में आकर बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गया। अचानक ही उसे कुछ गुजरे पल याद आने लगे। कुछ दिनों से मरियम बार बार उसे याद आ रही थी। पहले जब वो ख़राब संगत में रहकर बिल्कुल ही बिगड़ चुका था, घर आने के बाद भी उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मरियम को परेशान करना था। अब समझदारी आते ही अक्सर वो मरियम को याद करने लगा था। अभी इस वक्त भी वो बेड पर लेटा हुआ बस यही सोच रहा था। 3 साल गुजर चुके हैं, न जाने वो कहाँ होगी। मेरे माँ बाप ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, जिंदा भी है या फिर। ये सोच आते ही वो आंखें बंद कर चुका था। वो उसके साथ बहुत गलत कर चुका था, लेकिन अभी भी उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं होता था। एक लंबा अरसा खामोशी की नज़र हो चुका था। 5-6 साल गुजर जाने के बाद तबस्सुम जी भी अब काबू से बाहर हो चुकी थीं। ये खाली खाली खामोश घर अब उनको काटने को दौड़ रहा था। सोचती थी पता नहीं किसकी नज़र उनके घर को लग गई है। कितनी रौनक हुआ करती थी मेरे घर में, लेकिन अब तो बहू आएगी तभी इस घर में रौनक आएगी। उनकी किसी जानने वाली ने एक अच्छा रिश्ता बताया था। लड़की डॉक्टर थी और बेहद खूबसूरत थी। लड़की की तस्वीर जब तबस्सुम जी ने देखी तो देखने के बाद वो तो अटल हो चुकी थीं। बस
ऐसे ही लड़की को वो बहू बनाकर अपने घर लाएंगी। लड़की वालों से भी बात हो चुकी थी तो उन्होंने दावत पर बुला लिया। जब अरसलान को बताया तो वो जाने से पहले ही मना कर गया। अम्मी आप खुद जाइए और जाकर सारे मामले देख लीजिए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। लेकिन वो उसे अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर जा चुकी थी। वो सर झुकाए चुपचाप खामोश एक तरफ सोफे पर बैठा हुआ था। अरसलान भी लड़की के माँ बाप को काफ़ी पसंद आ चुका था, लेकिन अरसलान को बार बार मरियम याद आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि दिल पर लगी गांठ को खोल दे। अब इस पछतावे के साथ वो और ज़्यादा जी नहीं सकता था। वो चाहता था कि अपने माँ बाप को बता दे कि उसके डिप्रेशन की वजह कोई और नहीं बल्कि मरियम है। जो इल्ज़ाम उस पर लगाए गए थे वो सब झूठे थे। अभी वो ये सोच रहा था जब लड़की की माँ ने लड़की को बुलाया। देखने में वो लड़की भी अच्छी खासी खूबसूरत थी, लेकिन अरसलान ने उस पर एक नज़र भी नहीं डाली। वो सर झुकाकर बैठा था। अरसलान के सामने उसने चाय के साथ बाकी का सामान रखा और रखने के बाद सामने सोफे पर बैठ चुकी थी। तभी लगातार उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगीं। रोते हुए वो बच्ची कह रही थी, नो मामा, आप हर बार मुझे ऐसे ही कहती हैं। मुझे अभी पेस्ट्री खानी है, चॉकलेट भी खानी है तो बस खानी है। आपने मुझसे बोला था ना कि आप मुझे समोसे भी देंगी, लेकिन आपने सारी चीज़ें उन गंदे से अंकल के लिए भेज दी। उस बच्ची के ये शब्द जब अरसलान के कानों में पहुँचे तो वो बच्ची उसे काफ़ी प्यारी सी लगी। चेहरे पर अचानक से ही मुस्कुराहट आई थी तभी शायद अपनी माँ से खुद को छुड़वाकर एक बच्ची भागती हुई बाहर आई थी। और अगले ही पल अरसलान के सामने पड़े हुए प्लेट से उसने एक हाथ में 3-4 चॉकलेट उठाई, दूसरे हाथ से समोसा उठाया और एक चॉकलेट झट से मुंह में डाल लिया। जैसे ही अरसलान की नज़र उस बच्ची पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। उसके तीखे नैन नक्श और फिर गहरी काली आंखें। अभी वो ठीक से उस बच्ची को देख भी नहीं पाया था कि तभी एक आवाज़ उसके कानों से टकराई थी, सॉरी सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये पता नहीं क्यों इतनी ज़िद्दी हो गई है, जरा भी मैनर्स नहीं इसको। मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। कहते हुए फ़ौरन उस बच्ची को बाजू से पकड़कर झंझोड़ चुकी थी। उसे बच्ची को यूँ झंझोड़ता देखकर अरसलान के दिल को कुछ हुआ था। कहने लगा, ये क्या कर रही हैं आप इसके साथ, हाथ छोड़िए बच्ची का। बच्ची है वो। लेकिन जैसे उसकी नज़र चेहरे पर पड़ी वो एकदम पत्थर बन गया। तबस्सुम जी के हाथ से तो चाय का कप गिरते गिरते बचा था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मरियम थी। मरियम ने जब अरसलान को देखा और फिर सामने सोफे पर बैठी तबस्सुम जी को, तो उसे भी एकदम से सांप सूंघ गया था। बच्ची तो तब तक मौका पाकर वहाँ से भाग चुकी थी। सामने बैठी एक औरत सुरैया बेगम कहने लगी, क्या मरियम, तुम भी ना हर वक्त बच्ची को डांटती रहती हो। अगर कुछ खाने के लिए ले भी गई तो क्या हुआ, इतना सारा सामान तो है। मरियम वहाँ से सीधा किचन में जा चुकी थी। 5 साल बाद अपने सामने उन सबको देखकर उसे लगा जैसे उसका दम घुट जाएगा। तबस्सुम जी और अरसलान को यूँ पत्थर बना देखकर सुरैया बेगम कहने लगी, एक्चुअली ये लड़की मरियम भी मेरी अपनी सगी बेटी जैसी है। कुछ साल पहले ये बेचारी अकेली लाचार थी। मेरी एक दोस्त जो कि डॉक्टर है, उसने इसे मुझे दिया था कि इसे घर के काम काज के लिए रख लो। लेकिन ये बच्ची माशाअल्लाह से मुझे इतनी अच्छी लगी कि ये मुझे बिल्कुल अपनी बेटी जैसी प्यारी हो गई है। तबस्सुम बेगम के तो हाथ पांव बुरी तरह फूल चुके थे। फ़ौरन अरसलान से कहने लगी, उठो अरसलान, उठो अरसलान, हम बाद में बात करेंगे। इस रिश्ते के बारे में कॉल पर हम आपको बता देंगे। उठो अरसलान, जल्दी करो, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है। वो अरसलान की तरफ बढ़ी थी और उसे बाजू से खींचकर वहाँ से ले जाना चाहती थी कि कहीं उनका कोई राज न खुल जाए। लेकिन अब अरसलान रुक चुका था। अगर वो आज भी अपनी माँ के साथ यहाँ से चला जाता तो शायद वो दोबारा सर उठाकर जी नहीं पाता। वो सीधा उसी ओर जाने लगा जहाँ पर अभी कुछ देर पहले मरियम गई थी। वो किचन में खड़ी होकर रो रही थी। डॉक्टर से कुछ साल पहले उसने रोते हुए विनती की थी कि मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं ये गुनाह अपने सर नहीं ले सकती, ये बच्चा नाजायज नहीं है। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो शायद मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। उस लेडी डॉक्टर को उस पर दया आ चुकी थी। वो उसे हॉस्पिटल के दूसरे दरवाजे से अपने ड्राइवर के साथ अपने घर भेज चुकी थी और फिर वहीं से अपनी एक दोस्त सुरैया से कहा कि घर में अगर किसी हेल्पर की ज़रूरत हो तो वो उसे अपने पास रख लें। सुरैया को भी ज़रूरत थी और उन्होंने उसे अपने घर पर रख लिया। सुरैया जी ने उसे बिल्कुल अपनी सगी औलाद की तरह मोहब्बत दी, उसका ख्याल रखा
और फिर उसने खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया। इसीलिए 5-6 सालों से वो इसी घर में रह रही थी और अपनी बेटी को देख देख कर जी रही थी। आज अचानक अरसलान को यूं सामने देखकर वो बुरी तरह से रो पड़ी थी। वो डर चुकी थी कि कहीं यहाँ पर भी वो उसे बदनाम करके ना चला जाए। जब वापस पलटी तो उसके पीछे खड़ा रोते हुए उसके सामने आया और कहने लगा, मरियम कहाँ चली गई थी? और ये जो बच्ची है ये किसकी है? कौन है? मुझे बताओ। तब तक अपनी फेवरेट चीज़ें खाने के बाद वो मासूम सी बच्ची हाथ चाटते हुए वापस किचन में आई थी। उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो गुस्से से अरसलान को देखने लगी। दोनों हाथों से उसे टांगों से दूर धक्का देकर कहने लगी, दूर हटो गंदे अंकल, क्यों मेरी माँ को रुला रहे हो? जाओ यहाँ से। मामा वैसे भी रात को बैठकर रोती रहती हैं और तुम उनको फिर से रुला रहे हो। अरसलान की आंखों में आंसू आ चुके थे। कहने लगा, ये मेरी बेटी है ना, ये हमारी बेटी है ना। अपनी बात कहकर वो फौरन उस बच्ची को गोद में उठा चुका था। वो जो पहले उसे खुद से दूर कर रही थी, लेकिन जैसे ही अरसलान ने उसे सीने से लगाया तो वो एक पल के लिए खामोश हो गई। वो कहने लगी, आप मेरे पापा हो? मामा क्या ये मेरे पापा हैं? लेकिन मरियम अगले ही पल अरसलान से उसे खींच चुकी थी। कहने लगी, जाएं यहाँ से, चले जाएं, मेरी बेटी को हाथ मत लगाएं। नाजायज़ कहा था ना आपने इसको? कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए थे आपने मुझ पर, और आपको लगता है कि मैं इतनी आसानी से आपको माफ़ कर दूंगी? मुझे तलाक चाहिए आपसे। मैं तो बस यही दुआ कर रही थी कि ज़िंदगी के किसी मकाम पर मेरा आपके साथ सामना हो और मैं आपसे तलाक ले लूं। सुरैया जी और उसकी बेटी भी ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख चुकी थीं। तबस्सुम जी भी वहीं पर खड़ी थीं। अरसलान उसे यही कह रहा था कि मेरे साथ चलो, लेकिन वो इनकार कर चुकी थी। कहने लगी, नहीं, मुझे तलाक चाहिए आपसे। सुरैया जी को तो इतना गुस्सा आ चुका था कि वो धक्के मारकर उन लोगों को घर से निकाल चुकी थीं। कहने लगी, शुक्र है सच सामने आ गया। मैंने अपनी बेटी का रिश्ता आप लोगों के साथ नहीं किया। घर आने के बाद अरसलान बेतहाशा तड़प तड़प कर रोया था। अपने माँ बाप के सामने रोते हुए उसने अपनी गलती मान ली कि उसने ही मरियम से कोर्ट मैरिज की थी। पता नहीं क्यों वो मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करता था। प्लीज़ पापा, मेरे साथ चलें। मैं मरियम को वापस इस घर में लाना चाहता हूँ। वो मेरे बच्चे की माँ है, मेरी बीवी है। मैं अपनी गलतियों की भरपाई करना चाहता हूँ। मगर इससे पहले ही उनके घर कोर्ट की तरफ से लेटर पहुँच चुका था। मरियम ने तलाक का केस दायर कर दिया था। वो डरी सहमी डरपोक सी मरियम कहीं से भी नहीं लग रही थी। अरसलान ने यही कहा कि मैं मरियम के साथ रहना चाहता हूँ, उसे तलाक नहीं देना चाहता। लेकिन मरियम साफ इनकार कर चुकी थी कि मैं उस इंसान पर भरोसा कर ही नहीं सकती। ना ही मुझे अपने ताया और ताई पर यकीन है, जिन्होंने पहले मुझे इस कदर जलील किया। अब क्यों उनके घर जाऊं? क्या ये मुझे अपनाएंगे? वो सबके सामने घुटनों के बल बैठकर मरियम से माफ़ी मांग रहा था। मरियम ने जब उसे बच्चों की तरह यूं तड़प तड़प कर रोते देखा तो गहरी सांस लेकर कहने लगी, अरसलान, मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहूंगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें माफ़ी मिल जाए तो मुझे तलाक दो। बेबस होकर अरसलान को मरियम को तलाक देना ही पड़ी और वो अपनी बेटी को लेकर कोर्ट से बाहर जा चुकी थी। 6 सालों में पहली बार उसे सुकून महसूस हो रहा था और उसमें सुरैया जी और ईमान ने उसका बहुत साथ दिया था। उसे घर में जब से मरियम रह रही थी, सुरैया जी का भांजा भी वहीं रहता था। साथ ही अपनी खाला की विनती कर चुका था कि मेरी शादी मरियम से करवा दें। तलाक के बाद सुरैया जी ने मरियम से अपने भांजे का जिक्र किया, जो कि एक फैक्ट्री का मालिक था और बेहद अच्छा सुलझा हुआ लड़का था। मरियम ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वो फराज को बहुत अच्छे से जानती थी। उसकी बेटी को बिल्कुल अपनी सगी बेटियों की तरह मोहब्बत करता था, उसका ख्याल रखता था। और यूं मरियम की शादी फराज से हो चुकी थी, जबकि अरसलान, वो तो सारी ज़िंदगी बस पछतावे के लिए रह चुका था। अरमान जी इसी गम में बिस्तर से लगे और फिर दुनिया से चल बसे। तबस्सुम जी भी बस बैठ कर खुद को कोसती रहती हैं कि क्यों मैंने उस मासूम लड़की और उसकी माँ पर इतने जुल्म किए। अरसलान को डिप्रेशन की वजह से अक्सर दौरे पड़ने लगे थे। वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता। उसकी हालत देखकर भला कौन उसे अपनी लड़की देता, जबकि वहीं मरियम फराज के साथ एक हंसी खुशी भरी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। उसने न सिर्फ मरियम
बल्कि उसकी बेटी को बिल्कुल सगे बाप की तरह प्यार किया, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। मरियम की ज़िंदगी से सारे गम छट चुके थे और दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।